Dear students, today we will study about momentum and Newton's second law of motion. First of all, we will discuss about momentum. इसको हिंदी में मेयार हरकत कहते हैं। इसको समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन लेंगे, दो इलस्ट्रेशन लेंगे, उसकी मदद से हम समझेंगे इस कंसेप्ट को और उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखेंगे। टेक टू बॉल्स हैविंग डिफरेंट मासेस एंड आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो दीज बॉल्स वन बाय वन एंड यू विल कैच इट वन बाय वन। आपके दोस्त को बोलिए कि दो गेंदे जिनका मास अलग अलग है वो आपके तरफ फेंके वन बाय वन, एक एक करके, ठीक है, और आप उसको एक एक करके कैच करेंगे। नाउ टेल मी विच बॉल यू विल कैच इजीली। कौन सी गेंद आप आसानी से कैच करोगे? तो ऑब्वियसली यू विल कैच टेनिस बॉल इजीली। टेनिस बॉल आप आसानी से कैच करोगे एंड इट इज डिफिकल्ट टू कैच लेदर बॉल, क्रिकेट बॉल विथ सम डिफिकल्टी। क्रिकेट का जो बॉल होता है लेदर बॉल, उसको कैच करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो जो यहां पर फोर्स का जो इफेक्ट हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। कब हो रहा है? जब मास ज्यादा हो। जो बॉल का मास ज्यादा है उसको फेंकने पर आप उसको आसानी से कैच नहीं कर सकते क्योंकि इफेक्ट होगा फोर्स का। अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो यहां पर इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर। नाउ सेकंड टाइम टेक टू बॉल्स हैविंग सेम मासेस के दो गेंद लीजिए एंड आस्क योर फ्रेंड टू थ्रो दीज टू बॉल्स वन बाय वन। आस्क हिम टू थ्रो फर्स्ट बॉल स्लोली एंड आस्क हिम टू थ्रो सेकंड बॉल एट ए हायर स्पीड। सेम बॉल, दो गेंद जिनका मास सेम है, ठीक है। अपने दोस्त को बोलिए कि पहली गेंद स्लोली फेंकिए और दूसरी गेंद तेजी से फेंकिए एंड यू विल कैच इट वन बाय वन, और आप इसको वन बाय वन कैच करोगे, ठीक है। नाउ टेल मी विच बॉल यू विल कैच इजीली। आप मुझे बताइए कि कौन सी गेंद आप आसानी से कैच करोगे। तो ऑब्वियसली यू विल कैच द बॉल विच इज थ्रोन स्लोली। जो स्लोली फेंकी गई उसको आसानी से कैच करोगे एंड इट इज डिफिकल्ट टू कैच द बॉल विच इज थ्रोन एट ए हायर स्पीड। जो तेजी से फेंकी गई उसको कैच करना मुश्किल होगा। तो यहां पर इफेक्ट ऑफ फोर्स हो रहा है। कब हो रहा है? जब इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा हो रहा है। कब? जब वेलोसिटी ज्यादा हो, ठीक है। तो ये सेकंड जो एग्जांपल है उसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स वेलोसिटी की वजह से ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है। तो इससे हमारे बात समझ में आती है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। वेलोसिटी, effect of force, now it is clear that effect of force does not depend alone on any one factor of these two। ये दोनों में से किसी एक पर अलोन पर डिपेंड नहीं है इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल्कि दोनों पर भी डिपेंड है ना। मास और वेलोसिटी ये दोनों पर भी डिपेंड करता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। So the property which depends on these two factors, is called momentum। इसको हम P से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम depends on mass and velocity। और इसका डिफिनेशन क्या बनता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass
देयरफॉर P इज इक्वल टू m इंटू v। ये है फॉर्मूला मोमेंटम का। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मास ज्यादा हो तो मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा हो तो मोमेंटम ज्यादा होगा, मास कम हो तो मोमेंटम कम, और वेलोसिटी कम हो तो भी मोमेंटम कम होगा। ये मतलब है। अब देखिए इसके यूनिट्स, SI यूनिट मास का किलोग्राम इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, या CGS यूनिट मास का ग्राम और वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकंड। रिमेंबर फॉर्मूला, definition and units of momentum. So hope you have got the concept of momentum. Now we will move forward and we will learn Newton's second law of motion. न्यूटन का दूसरा कानून हरकत का। इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम। ये जो दूसरा लॉ है न्यूटन का मोशन के रिगार्डिंग, वो मोमेंटम से रिलेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन स्टेटमेंट लिख लेंगे और उसके बाद उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। इसका जो डिफिनेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force, and occurs in the direction of applied force। रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है कम ज्यादा फोर्स लगाने के बाद आफ्टर टाइम t, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आफ्टर अप्लाइंग फोर्स मोमेंटम चेंजेस। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है? फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के, है ना। अब यहाँ पे फोर्स किधर आया? क्योंकि मास की वजह से जो है फोर्स का इफेक्ट होता है, और वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हमको फोर्स चाहिए। ठीक है, इसलिए यहां पर फोर्स का ये टर्म आया। सो एनी हाउ the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and occurs in the direction of applied force। मोमेंटम में जो चेंज होता है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है? फोर्स के। और उसका डायरेक्शन क्या होता है? जो डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो उसी डायरेक्शन में ही होगा। अब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सपोज there is an object of mass m and its initial velocity is u, initial velocity, और ये है force। by the application of force this object move forward, इस पर फोर्स लगाया गया, कुव्वत लगाई गई, आगे बढ़ेगा ये। सपोज आफ्टर टाइम टी के बाद इसकी वेलोसिटी बिकम्स v, वेलोसिटी v होगी, है ना। मास m, इनिशियल वेलोसिटी u, और फोर्स लगाने के बाद टाइम t इंटरवल के बाद उसकी वेलोसिटी v होगी, बढ़ गई।
मास सेम रहेगा। अब इनिशियल मोमेंटम देखिए, इनिशियल मोमेंटम mv, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। और ये फाइनल मोमेंटम जो होगा मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन अगेन, है ना। लेकिन यहां पर वेलोसिटी है v, तो m इंटू v, मोमेंटम चेंज होगा mu से mv हो गया आफ्टर टाइम t, है ना। तो वो हम यहां पर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to change in momentum upon time. Change in momentum, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बाद का मोमेंटम और शुरू का मोमेंटम दोनों का माइनस करना पड़ेगा, mv माइनस mu अपॉन t। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, m कॉमन लेंगे, फिर ब्रैकेट में रहेगा v माइनस u, m कॉमन v माइनस u, ब्रैकेट क्लोज अपॉन t। अब इसमें चेंजेस आएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू m v माइनस u अपॉन t। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं a से, है ना, क्योंकि वी नो दैट v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a, सिंस v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ma हो गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो ma आया, ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, f के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसकी जगह हम लिखेंगे f इज इक्वल टू ma, है ना, या ऐसा लिखेंगे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह f, है ना, किसके प्रोपोर्शन में होता है, ma के। देयरफॉर f इज इक्वल टू km। प्रोपोर्शन का सिंबल निकालकर हम इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं और लिखते क्या है, कांस्टेंट लिखते हैं, या k कांस्टेंट लिखते हैं, k कांस्टेंट। k इज इक्वल टू 1 है, देयरफॉर f इज इक्वल टू m। सिंस k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 निकाली गई है, साइंटिस्ट ने 1 निकाली है वैल्यू, इसलिए f इज इक्वल टू m होगा। तो यह सेकंड लॉ का इक्वेशन न्यूटन का। समझ में आया, यहां पर आपको समझ में आया।
rate of change of momentum is directly proportional to applied force, है ना? इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह हमने क्या लिखे, फोर्स लिख दिया यहाँ पर, है ना? फोर्स लिख दिए तो F इज इक्वल टू ma हो जाएगा, राइट? F इज इक्वल टू ma। तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू ma लिखने से पहले कि F ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा किसके, ma के। ma क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है? ये सिंबल निकालकर हम k लगाए कांस्टेंट, F इज इक्वल टू k, लेकिन k 1 है इसलिए F इज इक्वल टू ma। अब इसके जो यूनिट्स हैं फोर्स के, न्यूटन, एसआई सिस्टम में न्यूटन, और डाइन सीजीएस सिस्टम में। अब 1 न्यूटन और 1 डाइन कितना होता है इसको भी समझ लीजिए। 1 न्यूटन का मतलब यह है कि अगर 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमको प्रोड्यूस करना है, तो जितना जो है फोर्स लगेगा उसको 1 न्यूटन फोर्स बोलेंगे हम। और अगर समझिए 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास 1 ग्राम है और उसमें हमको एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना फोर्स लगेगा उसको 1 डाइन कहते हैं, ठीक? तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ, इसका स्टेटमेंट और जो है ये उसका फार्मूला है, ठीक है? अब हम देखेंगे कि अगर सेम फोर्स अप्लाई किया गया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर, तो उनका मोमेंटम में जो है क्या चेंजेस होते हैं, किस तरह चेंजेस होते हैं, ये हम देख लेंगे, ठीक है? सपोज there are 2 objects, mass of one object is m and mass of another object is m1, and same force is applied on these 2 objects, दोनों पर भी सेम फोर्स लगाया गया। फोर्स लगाने से पहले सपोज उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u 0 है और यहां पर भी u 0 है, ठीक है? तो ये mu इसका इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम mu जो कि 0 होगा क्योंकि u 0 है, और इसका इनिशियल मोमेंटम m1 u1 वो भी 0 होगा, राइट? इनिशियल मोमेंटम फोर्स लगाने की पहले की बात कर रहा हूं। अगर सेम फोर्स इज अप्लाइड F सेम फोर्स उनके ऊपर अप्लाई किया गया, ठीक है? तो क्या होगा, उनकी वेलोसिटी चेंज होगी। सपोज इसकी वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग फोर्स F, इसकी वेलोसिटी हो गई v और इसकी वेलोसिटी हो गई v1। तो अब इसका जो मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, पहले ऑब्जेक्ट का कितना होगा mv और दूसरे ऑब्जेक्ट का कितना होगा m1 v1। If same force is applied on objects having different masses,
मासेस डिफरेंट है और सेम फोर्स अप्लाई किया गया, देन देयर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज सेम। तो उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेम होगा, है ना? क्यों सेम होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जैसा कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस mu अपॉन t, और इसका m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t, है ना, आफ्टर टाइम t, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक, फाइनल मोमेंटम पहले ऑब्जेक्ट का ये होगा और दूसरे ऑब्जेक्ट का ये होगा। ये जीरो और ये जीरो है, तो ये mv अपॉन t और ये m1 v1 अपॉन t, तो ये जो है सेम होगा। सेम क्यों होगा? बिकॉज इफ वन ऑब्जेक्ट मूव स्लोली, अनदर ऑब्जेक्ट विल मूव एट ए हायर स्पीड। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट स्लोली मूव करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट ग्रेटर स्पीड से मूव करेगा। जिसका मास कम है, सपोज इसका जो है मास कम है, इसका मास कम है, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ये v ज्यादा होगी, है ना? फाइनल जो वेलोसिटी v ज्यादा होगी, राइट? इसका मास कम, वेलोसिटी ज्यादा, मास कम और वेलोसिटी ज्यादा है, राइट? लेकिन यहां पर मास ज्यादा है तो यहां वेलोसिटी कम होगी, राइट? जैसा मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल के जरिए। फर्ज करो इसका मास 5 है और इसका मास 10 है, राइट? शुरू में तो मोमेंटम जीरो है ना, दोनों का भी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की भी जीरो है। अब हम सिर्फ कंसीडर करेंगे फाइनल वेलोसिटी, है ना? फाइनल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी जिसका मास कम है, सपोज 4 है, मास है ना, मास कम है, 5 है, समझो 5 ग्राम या 5 किलोग्राम जो भी है, सपोज 5 किलोग्राम है, और इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? 5 4 जा 20। लेकिन इसका मास ज्यादा है, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, तो वेलोसिटी कम होगी, सपोज 2 है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10 2 जा 20 इक्वल, राइट? तो इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन two different objects having different masses, then their rate of change of momentum is same. Rate of change of momentum is same, and their total change in momentum is also same. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी सेम होगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कह सकते हैं सेम होगा, टाइम तो जो है सेम रहेगा दोनों के लिए, है ना? सपोज हमने लिए 4 सेकंड, ये 4 सेकंड, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो 5 5 आएगा। सेम टाइम से डिवाइड करें हम तो 5 5 सेम आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? एंड टोटल चेंज इन देयर मोमेंटम इज आल्सो सेम। जैसा कि मैं बता रहा हूं, मोमेंटम कितना चेंज हुआ, mv माइनस mu, mv माइनस mu, mu 0 है तो mv कितना आएगा? 5 4 जा 20। यहां पर m1 u1 0 है तो m1 v1 कितना आएगा? 10 2 जा 20, 5 4 जा 20, 10 2 जा 20, है ना? ये मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर टाइम से डिवाइड करें, इक्वल टाइम 4 लेगा, डिवाइड करें 5 5, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी सेम होगा और टोटल चेंज इन देयर मोमेंटम भी सेम होगा। So anyway, if in short, if same
is applied on two different objects having different masses, their change in momentum is same. तो मोमेंटम जो चेंज होगा उनका वो सेम होगा, है ना. चेंज इन मोमेंटम यानी कि 4f चेंज इन मोमेंटम को हम f भी बोल सकते हैं, है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसको f भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को f भी बोल सकते हैं क्योंकि वो f के बराबर है, राइट, f के बराबर है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये सेम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेम होगा, और टोटल चेंज इन दियर मोमेंटम आफ्टर टाइम t ft वो भी सेम होगा. तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम सेम होगा उनका, उनके मेयार हरकत में जो तब्दीली होगी वो सेम होगी. ठीक है. तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस concepts. Write down the important points in your notebook. We will meet in the next period. Goodbye.